हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सीरीज हमारे पास चल रही थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए चल रही थी और आज हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी की क्लास नंबर 11 है। ठीक है बच्चों, तो आज वाली क्लास के अंदर जो टॉपिक हमारे पास रहने वाला है वो रहेगा फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इससे लास्ट वाली क्लास यानी कि क्लास नंबर 10 के अंदर बच्चों हमने फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मल्टीप्लायर को डिस्कस किया था। ठीक है, वहां पर हमने छोटा सा ओवरव्यू ले लिया था फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज का, बट आज वाली क्लास के अंदर हम फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज को बच्चों डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे के पूरे 15 नंबर कवर कराता है बच्चों। ठीक है, थियरी क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से थियरी क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 और बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर के अंदर। राइट, तो यहाँ से थियरी क्वेश्चन आएगा और जो क्वेश्चन की वेटेज रहने वाली है वो 15 से 18 नंबर के बीच में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों यहाँ पर आता है सबसे पहले कि हमारे पास जो पॉलिसीज हैं ये पॉलिसीज हैं क्या, यानी कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर किसी भी इकोनॉमी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उस इकोनॉमी के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए कुछ पॉलिसीज का यूज करती है। ठीक है, अब वो पॉलिसीज यहाँ पे दो तरीके की होती हैं। अब लेकिन पॉलिसी डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट उस इकोनॉमी के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना चाहती है। अब इकोनॉमी का जो वेलफेयर है वो कब मैक्सिमाइज होगा बच्चों, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है इकोनॉमी के अंदर इनकम इनइक्वालिटीज को कम करना या फिर पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना। ठीक है, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे मोटो क्या है बच्चों, इनकम इनइक्वालिटीज को कम करना, यानी कि हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक रिच ग्रुप है, एक पुअर ग्रुप है। उन दोनों ग्रुप्स के बीच की जो इनकम है उनका डिफरेंस कम करना। ठीक है, तो वहां पर अगर उनकी इनकम का डिफरेंस कम होगा तो वहां पे इनकम इनइक्वालिटीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और दूसरी चीज है पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना। राइट, तो ये दोनों जो चीजें होती हैं वो हमारी वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन को शो करती हैं। तो गवर्नमेंट का जो मोटो है वो यहाँ पर वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना होता है। लेकिन इस वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट करती क्या है बच्चों, यहाँ पर गवर्नमेंट दो तरह की पॉलिसीज का यूज करती है। पहली होती है हमारे पास फिस्कल पॉलिसी और दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसके अपने आप में कुछ गोल्स होते हैं और जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं उनके अपने आप में कुछ गोल्स होते हैं। अब ये तो सबको पता है कि जो फिस्कल पॉलिसीज होती है वो जो गुड्स मार्केट के लिए यूज की जाती है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती है वो मनी मार्केट के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फिस्कल पॉलिसीज होती हैं उनका बच्चों गोल होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेकर आना इकोनॉमी के अंदर, प्राइस स्टेबिलिटी करना, इंटरनल एक्सटर्नल बैलेंस मेंटेन करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना, ग्रोथ को प्रमोट करना। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन करना, रीजनल बैलेंस बनाना। ठीक है, ये सारे के सारे जो मोटो होते हैं वो फिस्कल पॉलिसी के होते हैं। राइट, और नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी की गोल्स होते हैं बच्चों, यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर किसी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं तो ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है और मनी सप्लाई कितनी हो रही है इकोनॉमी के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर तो इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, और इन्फ्लेशन आएगा तो प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी। राइट, तो दो ओवरऑल मिलाकर दोनों की दोनों पॉलिसीज बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं हमारी किस चीज के लिए, इकोनॉमी के वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए। राइट, अब इन दोनों पॉलिसीज के गोल्स तो हमें पता चल गए, तो हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस चीज के लिए यूज की जाती हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट इन्हें बनाती है। राइट, तो हमारे पास जो पॉलिसीज हैं बच्चों, पॉलिसीज हैं दो तरह की। पहली है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब बच्चों जो फिस्कल पॉलिसी है सबको पता है गुड्स मार्केट के लिए बनाई जाती है। किस चीज के लिए बनाई जाती है, गुड्स मार्केट के लिए। ठीक है, और गुड्स मार्केट को कैप्चर करने वाला जो कर्व होता है वो हमारे पास आईएस कर्व होता है। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी के अंदर कोई फिस्कल पॉलिसी आएगी, यानी कि हमारी गवर्नमेंट कोई फिस्कल पॉलिसी लेकर आती है तो उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, आईएस कर्व के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, आता है इतना सबको समझ। नेक्स्ट आती है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी बच्चों। अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो मनी मार्केट के लिए बनाई जाती है। किसके लिए बनाई जाती है, मनी मार्केट के लिए। ठीक है,
अब मनी मार्केट के अंदर अगर हमारे पास मनी मार्केट के लिए बनाई जाती है और मनी मार्केट को कैप्चर करने वाला जो कर्व होता है वो हमारे पास एलएम कर्व होता है। कौन सा कर्व होता है जो मनी मार्केट को कैप्चर करता है? वो होता है एलएम कर्व, राइट, दिस इज एलएम कर्व। ठीक है, आईएस किस तरीके से बनता था? ये आउटपुट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आईएस बनेगा हमारे पास, राइट। और एलएम की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आउटपुट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमारे पास एलएम बनेगा। ठीक है, अब जब मनी मार्केट को कैप्चर करने वाला जो हमारे पास कर्व होता है वो एलएम कर्व होता है, तो अगर हमारी गवर्नमेंट कोई मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है तो इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? एलएम कर्व के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, यहां तक हुआ। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो फिस्कल पॉलिसीज होती हैं वो बच्चों किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं। ठीक है, कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है इनको? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहां पर कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा इनको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसीज। जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं बच्चों वो किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं। किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट की जाती हैं? सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा इनको? आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना समझ आया? ये तो हमारे पास बेसिक्स था जो ऑलरेडी हम अभी तक की क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी बच्चों होती क्या है। ठीक है, अब इनको डिस्कस करने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करना पड़ेगा। पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि फिर थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास दो तरह की पॉलिसीज आती हैं। पहली है फिस्कल पॉलिसी और दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहले हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर लेते हैं। अगर फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स की बात अगर हम करें तो बच्चों गवर्नमेंट के पास दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और दूसरा होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, दैट इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, जिसे हम एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास रेवेन्यू, जिसे हम गवर्नमेंट इनकम भी कहते हैं, राइट। अगर हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें बच्चों तो गवर्नमेंट यहाँ पर हमारे पास दो तरह की स्पेंडिंग्स करती है। एक होती है डायरेक्ट स्पेंडिंग, एक होती है इनडायरेक्ट स्पेंडिंग। ठीक है, कितनी तरह की स्पेंडिंग होती है? दो तरह की, एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। ठीक है बच्चों, अब इस डायरेक्ट स्पेंडिंग के अंदर जितने भी हमारी जो पेमेंट गवर्नमेंट डायरेक्टली पब्लिक को करती है उसे हम डायरेक्ट स्पेंडिंग्स कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे सारे के सारे ट्रांसफर पेमेंट्स आ जाते हैं। कौन सी इनकम आ जाती है इसके अंदर? हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट आ जाते हैं। ट्रांसफर पेमेंट के अंदर हम किस किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं? उसके अंदर हम पेंशन्स को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम स्कॉलरशिप्स को इंक्लूड करते हैं। तो वो सारी की सारी जो हमारे पास स्पेंडिंग होती है गवर्नमेंट की वो कैसी है? डायरेक्ट स्पेंडिंग है, क्योंकि वो डायरेक्टली पब्लिक को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब दूसरी आती है हमारे पास इनडायरेक्ट। बच्चों इनडायरेक्ट स्पेंडिंग गवर्नमेंट की वो स्पेंडिंग होती है जो गवर्नमेंट स्पेंड तो कर रही है लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रही है। मतलब वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना चाहती है लेकिन टू द हैंड नहीं करना चाहती पब्लिक। ठीक है, इसमें सारे के सारे कंस्ट्रक्शन वर्क आ जाते हैं बच्चों। इकोनॉमी के अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है गवर्नमेंट की तरफ से वो सारा का सारा इनडायरेक्ट स्पेंडिंग्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं रेवेन्यूज के ऊपर। बच्चों यहाँ पे रेवेन्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो होते हैं ना बच्चों वो दो तरीके से होते हैं। पहले होते हैं टैक्सेबल रेवेन्यूज और दूसरे होते हैं नॉन टैक्सेबल रेवेन्यूज। ठीक है, टैक्सेबल और दूसरे होते हैं नॉन टैक्सेबल, राइट। अब यहाँ पर टैक्सेबल रेवेन्यूज कौन कौन से होते हैं बच्चों? टैक्सेबल रेवेन्यूज को भी बच्चों दो भागों में बांटा गया है यहाँ पर। पहले होते हैं हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे होते हैं नॉन डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, पहले डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे होते हैं नॉन डायरेक्ट, या फिर हमें इनडायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट। अब हमारे पास जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं बच्चों इसके अंदर हम डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल ले सकते हैं इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, राइट।
अब बच्चों इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स ना दोनों अलग अलग होते हैं, राइट। इनकम टैक्स इनकम पे दिया जाता है, और जो हमारे पास कॉर्पोरेशन टैक्स है, जितनी भी हमारी इकोनॉमी के अंदर कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट के ऊपर कुछ टैक्स पे करती हैं गवर्नमेंट को, उसे हम कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इससे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी के अंदर क्योंकि सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, जितने भी टैक्सेस हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, राइट। अब वो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्यों किए जाते हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो टैक्सेस लग रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन उन्हें पे कौन कर रहा है? हम पे कर रहे हैं, राइट। क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं की, मैन्युफैक्चरिंग तो प्रोड्यूसर ने की है, तो टैक्स उस पर लगना चाहिए, लेकिन टैक्स तो हमें भी पे करना पड़ रहा है, राइट। तो इनडायरेक्टली क्या करना पड़ रहा है? हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स, जहाँ से गवर्नमेंट को इनकम हो रही है, राइट। अब हम चलते हैं नॉन टैक्सेबल इनकम के ऊपर, राइट। अब नॉन टैक्सेबल इनकम के अंदर बच्चों यहाँ पर आ जाती है डिविडेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट। और नेक्स्ट आता है हमारे पास इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास सबसे अच्छा जो इंस्टीट्यूशन है एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास इनकम के लिए वो है इंडियन रेलवे, ठीक है। इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और यू कैन से कंपनी, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें हम लिख सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारे पास, और हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? इसके अंदर हम लिख सकते हैं ग्रांट्स, और लास्ट लिख सकते हैं पेनल्टीज, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे जो सोर्सेज होते हैं ये गवर्नमेंट की इनकम के सोर्सेज हैं। इसमें कौन कौन से हैं? डिविडेंड, इंटरेस्ट पेमेंट, इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और यू कैन से गवर्नमेंट कंपनी, एंड ग्रांट्स एंड पेनल्टीज, ठीक है। यहाँ से सबसे भी गवर्नमेंट को क्या हो रही है? पेमेंट हो रही है, राइट। बट वो नॉन टैक्सेबल सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिस्कल पॉलिसी में ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर दो मेन कॉम्पोनेंट्स यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। वो दो मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक तो ये होते हैं जिसे हम जी बार से डिनोट करते हैं इनडायरेक्ट स्पेंडिंग्स गवर्नमेंट की, और दूसरी होती है टैक्सेस, ठीक है। जो एग्जाम के अंदर बच्चों पेपर आएगा वो मोस्टली या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड आएगा या फिर टैक्सेस से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को और टैक्सेस को बहुत अच्छे से कर लेना बच्चों, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स देखें तो वो भी दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के भी इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? एक डायरेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं। तो सबसे पहली बात तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मोटो होता है वो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को मेंटेन करना होता है, ठीक है। ये हमारे पास रियल मनी सप्लाई होती थी, एलएम को भी याद करो बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास रियल मनी सप्लाई होती थी, तो इसको मेंटेन करना मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है। अब इस मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए जो हमारी आरबीआई है यानी कि इंडिया की बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है, एक होते हैं डायरेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। अब जो इनडायरेक्ट हमारे पास डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उसके अंदर हमारे पास लिया जाता है सीआरआर को, सेकेंड है हमारे पास एसएलआर, और दूसरा है हमारे पास, तीसरा है हमारे पास रीफाइनेंस फैसिलिटीज, ठीक है। दैट इज रीफाइनेंस फैसिलिटीज, राइट बच्चों। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये हमारे डायरेक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट के अंदर बच्चों आते हैं हमारे पास रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और नेक्स्ट आता है बैंक रेट, उसके बाद आता है हमारे पास मार्जिनल, स्टैंडर्ड फैसिलिटीज, और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों,
मॉनेटरी पॉलिसीज के लिए सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला कॉम्पोनेंट जो है वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट वो ये है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है बच्चों, अब जो गवर्नमेंट होती है सबको पता है ये CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रिफाइनेंस फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, और नेक्स्ट आता है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज़। ठीक है, अगर नहीं भी पता है, वैसे तो बहुत बेसिक सा है, 12th क्लास में हमें सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, अगर नहीं भी पता है तो एक बार देख लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन सारी टॉपिक्स के ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, राइट, जिससे आपको समझने के लिए ईजी रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ओपन मार्केट, ये काम किस तरीके से करता है। ठीक है, अब जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, ये जो रेट्स होते हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारी मनी सप्लाई के साथ। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है हमारी, या सेंट्रल बैंक क्या करती है कि इन रेट्स को कम ज़्यादा करती रहती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है वो फ्लक्चुएट होती है, राइट। अगर गवर्नमेंट को मनी सप्लाई कम करनी होती है तो रेट्स को बढ़ा देती है, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा करनी होती है तो रेट्स को कम कर देती है, जिससे कि लोगों के पास पैसा जा सके, राइट, और मनी का फ्लो जो है वो ज़्यादा हो सके इकोनॉमी के अंदर। लेकिन मेन जो फैक्टर है वो है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर बच्चों गवर्नमेंट करती क्या है कि इसके अंदर गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल बैंक की बात हो रही है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मत ले लेना यहाँ से, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मत ले लेना, यहाँ पे सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, RBI की। तो RBI करती क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज करना स्टार्ट करती है, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। तो देखो बच्चों, यहाँ पे RBI का मोटो क्या होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, अब सपोज करो कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा होगी तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे होंगे, वो हर चीज़ के लिए इन्वेस्ट ज़्यादा करना चाहेंगे और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, राइट। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहेगी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है। गवर्नमेंट का मोटो कभी भी मनी सप्लाई डिक्रीज करना नहीं होता, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को मनी सप्लाई क्या करनी पड़ती है, कंट्रोल करनी पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल करना चाहती है गवर्नमेंट तो किस तरीके से करेगी बच्चों। यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास अपनी सिक्योरिटीज़ होती हैं, एसेट्स होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उनकी सेलिंग एंड परचेजिंग स्टार्ट कर देती है गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारी मार्केट के अंदर या मनी मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो चुकी है तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या करती है गवर्नमेंट, अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या करेगी, बेचना स्टार्ट कर देगी, जिससे कि लोग उनकी सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे और उनका जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट के पास वो पैसा आ गया तो इकोनॉमी के अंदर क्या होगी, मनी सप्लाई कम हो गई। ठीक है, और इसका इन्वर्स केस होता है जब इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज करनी होती है गवर्नमेंट को। ठीक है, उस केस में क्या करती है गवर्नमेंट, अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीदना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी तो उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा। जब पैसा मार्केट के अंदर जाएगा तो वो इकोनॉमी के अंदर फ्लो मूव करेगा, तो उससे इकोनॉमी की मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन काम करता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर RBI ओपन मार्केट ऑपरेशंस को ही यूज करती है। किस चीज़ के लिए, इन्फ्लेशन को या फिर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे पास कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी काम किस तरीके से करती है, राइट। इनके मेन कॉम्पोनेंट्स हम ले लेंगे। हम यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ले लेंगे, टैक्सेस को ले लेंगे और यहाँ पर मनी सप्लाई को ले लेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स ना लेकर सिर्फ एक डायरेक्ट हम मनी सप्लाई ले लेंगे। ठीक है, इनकी हेल्प से हम देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर काम किस तरीके से करते हैं। ठीक है बच्चों, अब तो सबको पता है यहाँ पे दो तरह की पॉलिसीज हैं। कौन कौन सी हैं, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, जो मेन हमने डिस्कस किए हैं वो है हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक है टैक्सेस। ठीक है, और मॉनेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, दैट इज मनी सप्लाई, राइट। ठीक है, ये डिस्कस किए थे ना अभी हमने मेन। चलो, तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो दो तरह की होती है। कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। पहली होती है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है,
और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। उसी तरीके से हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है बच्चों, वो भी दो तरह की होती है, ठीक है। पहली होती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब ये एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या है बच्चों, जब गवर्नमेंट को इकोनॉमी के अंदर आउटपुट को इंक्रीज करना होता है तब क्या करती है गवर्नमेंट, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज का यूज करती है, ठीक है। अगर वो फिस्कल मार्केट के लिए मतलब गुड्स मार्केट के लिए यूज कर रही है तो वो फिस्कल एक्सपेंशनरी यूज करेगी। अगर वो मनी मार्केट के लिए बनाना चाहती है तो वो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करेगी, ठीक है। और जब गवर्नमेंट को इकोनॉमी के आउटपुट को रिड्यूस करना होता है उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज का यूज करती है। अगर गुड्स मार्केट में है तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज करेगी, अगर मनी मार्केट के अंदर है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करेगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास काम किस तरीके से करते हैं बच्चों, दो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस, राइट। अगर हम जीडीपी की बात करें यानी एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है हमारे पास, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी। नेट एक्सपोर्ट इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इकोनॉमी कैसी है, क्लोज्ड है, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे एग्रीगेट डिमांड के अंदर जिसे हम जीडीपी कहते हैं बच्चों, इसे हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दें, इसे अगर हम इंक्रीज कर दें तो हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, जी बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो आउटपुट लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी के अंदर जो जी होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो इस केस में एक्सपेंशनरी पॉलिसी तब आती है, फिस्कल पॉलिसी तब आती है जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है या फिर दूसरी चीज, अब हमारे पास कंजप्शन क्या होती थी, कंजप्शन इज इक्वल्स टू पी बार प्लस एमपीसी टाइम्स डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम को हम लिखते थे वाईडी इज इक्वल्स टू वाई माइनस टैक्सेस, ठीक है। तो टैक्सेस का क्या है, नेगेटिव रिलेशन है इसके साथ में। अगर टैक्सेस बढ़ गए तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो आउटपुट भी कम होगा, तो हम टैक्सेस को घटा तो सकते नहीं है, तो हमारी एक्सपेंशनरी तो रहेगी नहीं पॉलिसी, ठीक है। तो हमें आउटपुट कम, अगर आउटपुट को बढ़ाना है, आउटपुट को बढ़ाना है तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा। एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ेगी, जब टैक्सेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी के केस में टैक्सेस क्या करती है गवर्नमेंट, घटा देती है। समझ आए दोनों चीजें, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगा तब हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन आएगा, और दूसरी तरफ टैक्सेस को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा अगर हमें एक्सपेंशन लेकर आना है। अगर अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की बच्चों, जब एक्सपेंशन इस तरीके से है तो कॉन्ट्रैक्शन के केस में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, इकोनॉमी का आउटपुट कम कब होगा, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर घट जाए या फिर टैक्सेस बढ़ जाए, ठीक है। दोनों केसेस समझ आए। चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कब आएगी, जब हमारी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ती है बच्चों तो डिमांड बढ़ती है, जब डिमांड बढ़ती है तो आउटपुट बढ़ता है, राइट। यानी कि जब डिमांड बढ़ेगी तो स्पेंडिंग्स बढ़ेगी, स्पेंडिंग्स बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या करती है गवर्नमेंट को, क्या करना होता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है, राइट। अगर हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो इस केस में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। ये टूल समझ आए बच्चों, इसे रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के बस सोचना है तुम्हें, ठीक है। ISLM अच्छे से पढ़कर आए हो, क्लोज्ड इकोनॉमी पूरी पढ़ी है तुमने, ठीक है। बस थोड़ा सा अगर एग्जाम में याद भी ना आए कि मनी सप्लाई कम होती है किस केस में, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, एक्सपेंशन में क्या होता है, तो वहाँ पे तुम्हें रटना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टूल्स होते हैं वो हमारे काम करते हैं। अब हम इन पॉलिसीज को लेकर चलते हैं बच्चों अपने डायग्राम्स के ऊपर, ठीक है, क्योंकि डायग्राम्स जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में यूजफुल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक करके बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। पहले हम फिस्कल पॉलिसी की बात कर लेते हैं। हमारे पास आती है फिस्कल पॉलिसी, राइट। अब फिस्कल पॉलिसी दो तरीके से है, पहली और दूसरी। पहली है हमारे पास एक्सपेंशनरी
फिस्कल पॉलिसी और दूसरी है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट? या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगी या फिर टैक्सेस को कम कर देगी। और उधर क्या करेगी? इधर या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर देगी या फिर टैक्सेस को बढ़ा देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों केसेस बन गए। अब इन दोनों केसेस के बाद लेकर चलते हैं इनको डायग्राम के ऊपर। देखो, ये हमारे पास है इकोनॉमी, ये हमारे पास आउटपुट लेवल, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारा बन गया आईएस कर्व और ये बन गया हमारा एलएन कर्व। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों एक्सपेंशनरी पॉलिसी की बात हो रही है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात हो रही है, राइट। अगर हमारे पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी आती है तो क्या करेगा? हमारा जो आईएस कर्व है बच्चों, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो हमारा आईएस कर्व क्या करेगा? राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। कहाँ पे शिफ्ट करेगा? राइटवर्ड एंड अपवर्ड। देखो IS2 बन गया हमारे पास, IS डैश ले लो चलो। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल इक्विलिब्रियम था, दैट इज Y स्टार एंड I स्टार। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी आने के बाद हमारा जो IS कर्व था वो IS से IS डैश पे शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो हमारा IS कर्व क्या हुआ? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के केस में IS राइटवर्ड शिफ्ट करा, राइटवर्ड एंड अपवर्ड, राइटवर्ड एंड अपवर्ड। अब एग्जाम के अंदर बच्चों कुछ भी लिखा हो सकता है, राइटवर्ड भी लिखा हो सकता है और अपवर्ड भी लिखा हो सकता है। प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल मिस्टेक मत करना। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बिल्कुल 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 इजी होते हैं बच्चों। बस वहाँ पर जो मिस्टेक होती है वो ठीक से ना पढ़ने की मिस्टेक होती है क्वेश्चन को। ठीक है, तो वहाँ पर 1-2 मिनट लेना, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना, तब जाके इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो हमारा जो IS है वो अपवर्ड शिफ्ट करा है और राइटवर्ड शिफ्ट करा है। हम या तो अपवर्ड बोल सकते हैं या फिर राइटवर्ड बोल सकते हैं। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम था वो E से शिफ्ट होकर E डैश पर हो गया, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट I स्टार से I स्टार डैश हो गया और आउटपुट लेवल Y स्टार से Y स्टार डैश हो गया। ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर आउटपुट भी बढ़ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ गया। ठीक है, इसे कहते हैं हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, राइट। सबसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे बच्चों? एक्सपेंशनरी है तो इंक्रीमेंट होना है हमारी एग्रीगेट डिमांड के अंदर, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, इंक्रीमेंट होना है, राइट। दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी किस चीज़ के लिए बनाई जाती है? गुड्स मार्केट के लिए बनाई जाती है। गुड्स मार्केट को कैप्चर करने वाला कर्व IS कर्व होता है। तो शिफ्टिंग किस में होनी है? IS कर्व के अंदर होनी है, राइट। याद रहेगा, इस तरीके से चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कुछ भी। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर। देखो ये हमारे पास आउटपुट लेवल था, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये IS कर्व था, ये LM कर्व था। ठीक है, ये हमारी इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम था इनिशियल, दैट इज Y स्टार एंड दिस इज I स्टार। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और फिस्कल पॉलिसी का हुआ है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब है IS कर्व, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है डिक्रीमेंट इन द आउटपुट, राइट। तो हमारा IS कर्व शिफ्ट करेगा, वो भी लेफ्टवर्ड, राइट, लाइक दिस IS डैश। ठीक है, अब इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम बच्चों कौन सा है? पहले तो E था, अब ये वाला है E डैश। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट ये आया Y स्टार डैश और रेट ऑफ इंटरेस्ट I स्टार डैश। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया और आउटपुट भी इकोनॉमी का कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की, कि एग्जाम के अंदर लैंग्वेज किस तरीके से आने वाली है। तो यहाँ पर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के केस में यहाँ पर जो IS कर्व होता है वो अपवर्ड एंड राइटवर्ड, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये तो करेगा हमारे पास अपवर्ड एंड राइटवर्ड। ठीक है बच्चों, इसे लॉजिक से याद करना, रटना मत, नहीं तो पेपर में बिल्कुल उल्टा करके आ जाओगे। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे यहाँ पर आती है, ये देखो बच्चों, ये इनिशियल था, ये हमारा डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, दिस इज डाउनवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। पेपर में कुछ भी लिखा हो सकता है, या तो डाउनवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड, कुछ भी लिखा हो सकता है। समझ जाना कि
कि किस तरीके से शिफ्टिंग करनी है, और इस वाले केस में अपवर्ड एंड राइटवर्ड में से कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारे पास आउटपुट और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आती है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम देखें ये भी कितनी तरह की होती है, दो तरीके की होती है, पहली और दूसरी। ठीक है, पहली होती है हमारे पास एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है बच्चों, चलो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी के केस में क्या, मॉनेटरी पॉलिसी के केस में क्या होता है, आरबीआई को क्या करना होता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है। तभी तो एक्सपेंशन आएगा, तभी तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, तभी तो लोगों के पास ज़्यादा मनी जाएगी और ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, और उस वाले केस में क्या करना होता है, आरबीआई को मनी सप्लाई को, रियल मनी सप्लाई को डिक्रीज करना होता है। ठीक है, चलो डायग्राम लेके देखते हैं एक बारी। ये हमारे पास आउटपुट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये आईएस कर्व है, ये एलएम कर्व है, ये हमारी इकोनॉमी का इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये वाई स्टार आया है और ये आई स्टार आया है इनिशियली। ठीक है, अब देखो बच्चों, मॉनेटरी पॉलिसी है, एलएम कर्व पे इफेक्ट पड़ने वाला है, और एक्सपेंशनरी है तो मनी सप्लाई इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, एक्सपेंशनरी है तो इसका मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज होने वाली है, और मॉनेटरी पॉलिसी है इसका मतलब एलएम कर्व पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, अब मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो एलएम कर्व क्या करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, एलएम शिफ्ट कर गया राइटवर्ड एलएम डैश पर। ठीक है, जब एलएम डैश पर शिफ्ट करा तो हमारा जो इक्विलिब्रियम था वो आ गया हमारे पास ई डैश। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमारे पास वाई स्टार डैश आया और ये हमारे पास आई स्टार डैश आया। ठीक है, अब ई से जब ई स्टार के ऊपर हम गए तो इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो गया लेकिन आउटपुट लेवल इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट पड़ा हमारा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का इकोनॉमी के ऊपर। आउटपुट क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर गया। बच्चों एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस तरीके से आएगा कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए तो आउटपुट इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक इंक्रीज कर दे तो हमारी इकोनॉमी के आउटपुट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 2-3 लाइन मतलब 3 से 4 लाइन का हो सकता है, थोड़ा लेंदी हो सकता है, बस उसे पढ़ने में मिस्टेक मत करना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। तो मैं बस वहाँ पर कर्व्स की शिफ्टिंग करके दिखानी है और आपने आउटपुट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी के अंदर ये बताना है। ठीक है, इतना ईजी क्वेश्चन आएगा, बस क्वेश्चन को देख के डर मत जाना, वहाँ पर इतना लंबा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कैसे, राइट। बस पढ़ने में 2 मिनट ले लेना, उसके बाद तुम इजीली कर पाओगे, राइट। ये तो हो गया हमारे पास एक्सपेंशनरी वाला केस। एक्सपेंशन के केस में हमारा जो एलएम कर्व था वो डाउनवर्ड, एक्सपेंशन के केस में डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। कैसे हुआ है, डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड। एग्जाम में इन दोनों में से कुछ भी लिख सकता है वो एग्जामिनर, ठीक है, या तो डाउनवर्ड या फिर राइटवर्ड। तुम्हें समझ जाना है कि एलएम की बात हो रही है तो जो एलएम है वो डाउनवर्ड और राइटवर्ड किस तरीके से शिफ्ट होता है। ठीक है, हो सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि एलएम विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड और यू कैन से और शिफ्ट टू द डाउनवर्ड, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, बस वहाँ पर ये चीज़ें पढ़ने की गलती मत करना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शनरी केस के ऊपर। बच्चों देखो, ये हमारे पास इकोनॉमी बनी, ये आउटपुट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये हमारे पास आईएस कर्व है, ये हमारे पास एलएम कर्व है। ठीक है, बन गया। अब देखो, ये हमारा इकोनॉमी का वाई स्टार आया है, आउटपुट लेवल आया है, और ये आई स्टार आया है इनिशियल लेवल के ऊपर, ये इक्विलिब्रियम था ई, राइट। अब देखो,
पॉलिसी कौन सी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इम्पैक्ट पड़ेगा एलएम कर्व के ऊपर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शनरी है तो एलएम कहाँ शिफ्ट करने वाला है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने वाला है, तो एलएम शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड एलएम डैश के ऊपर, राइट। यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है, तो मनी सप्लाई कम हो गई, मनी सप्लाई कमी तो हुई है, तभी तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा हमारे पास वाई स्टार डैश और रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा आई स्टार डैश। देखो बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया लेकिन आउटपुट डिक्रीज कर गया, समझे। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, दैट इज अपवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, अपवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, ठीक है, दैट इज अपवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। एग्जाम में बच्चों कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से कर लेना। तो ओवरऑल मिलाकर बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने वाला है वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस तरीके से आएगा कि तुम्हें कोई भी, हमारे पास 4 केसेस बने, 2 फिस्कल पॉलिसी के बने और 2 मॉनेटरी पॉलिसी के बने, ठीक है। उन चारों में से कोई भी एक सिचुएशन दे दी जाएगी और एग्जामिनर तुमसे पूछेगा कि हमारी इकोनॉमी के लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें तुम्हें करना क्या है कि सबसे पहले तो तुम्हें एग्रीगेट डिमांड लेना है, उसकी वजह से इकोनॉमी क्या आउटपुट जो हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वो बताना है। सेकेंड स्टेप के ऊपर तुम्हें डायग्राम को समझाना है, डायग्राम हमने किस तरीके से बनाया है। डायग्राम के बाद थर्ड स्टेप के अंदर तुम करने क्या वाले हो, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी है, फिस्कल है, कौन सी पॉलिसी है तो उसका इम्पैक्ट कौन से कर्व के ऊपर पड़ेगा, वो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा या अपवर्ड एंड डाउनवर्ड करेगा, किस तरीके से शिफ्ट करेगा, ठीक है, वो तुम्हें बताना होगा। उसके बाद तुम उस इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम्स को बताओगे, फिर इक्विलिब्रियम मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी आने के बाद कहाँ पर शिफ्ट हो गया तुम वो बताओगे, ठीक है। शिफ्ट होने के बाद में हमारी इकोनॉमी का आउटपुट डिक्रीज करा कि इंक्रीज करा वो बताओगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करा या डिक्रीज करा ये बताओगे। इस तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन होता है वो 4 से 5 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है, राइट। और जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा वो बच्चों अराउंड तुम्हारे पास अगर हो सकता है 2 केसेस आ जाएं तो 2 केसेस 15 मार्क्स में आएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि एक केस में तुम्हारे पास ये पूछ ले, एक में न्यूमेरिकल दे दे इससे ही रिलेटेड, ठीक है, तो भी तुम्हारे पास 15 से 18 नंबर की वेटेज बन जाती है, राइट। तो बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अच्छे से कर लेना। अगर रटोगे तो रट के कुछ भी नहीं बनने वाला है, प्लीज़ समझ के करना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।